हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे बांग्लादेश के सुरक्षा बल। आई बहुत बड़ी जानकारी, सीमा पर लाउड स्पीकर से कर रहा है ऐलान। दोस्तों बताएंगे, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बंगाल में क्या जीती, पूरे बांग्लादेश में मातम छाया हुआ है। दोस्तों उधर रात में बीकानेर तो सुबह पाकिस्तान बॉर्डर। क्या है जानकारी, क्या है अमित शाह जी का बॉर्डर मिशन, जिसकी 4 राज्यों से हो रही है शुरुआत। आखिर ऐसा क्या होने वाला है दोस्तों अमित शाह जी का बॉर्डर मिशन, जिसकी 4 राज्यों से हो रही है शुरुआत। वहीं आपको बताएंगे, इधर चीन में मौजूद थे शहबाज शरीफ, तो उधर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चाइनीज शख्स के कंधे पर रख दी गई बंदूक। दोस्तों थर थर कांपे शहबाज और मुनीर के पैर। आखिर क्या है जानकारी। वहीं ट्रंप ने चला अब्राहम अकॉर्ड का दाव, फलस्तीन का हक कैसे अदा करेगा पाकिस्तान। वहीं लाहौर की सड़कों के हिंदू नाम वापस लाने के पीछे जनरल आसिम मुनीर का बड़ा खेल। नजम सिटी नहीं खोल दी उनकी पोल। बताएंगे दोस्तों क्या है उसके पीछे का बड़ा प्लानिंग, क्यों अचानक लिया गया ऐसा फैसला। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे, सरकार के इस आदेश के बाद आप नहीं खरीद पाएंगे गैस सिलेंडर। उनके लिए है ये जानकारी जो गैस सिलेंडर के अलावा इन चीजों का करते हैं इस्तेमाल। बताएंगे दोस्तों किन के लिए सरकार ने कर दिया है सावधान। दोस्तों एक से एक बेहतरीन जानकारी आज आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश के संप्रभुता, अखंडता का और भारत की ताकत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के सशस्त्र बल सीमा पर लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। वे बाकायदा लाउड स्पीकर से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजेपी अंजाम दे रही है। बीजेपी ने इसे जागरूकता अभियान करार दिया है और कहा है कि वो सीमा पर रहने वाले लोगों को अवैध घुसपैठ और अनाधिकृत सीमा पार करने के बारे में सचेत कर रही है। ये घटना तब सामने आई है जब भारत बांग्लादेश से सटी सीमा पर तारबंदी में तेजी ला रहा है। दोस्तों बीजेपी ने इस मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया। इसमें लिखा है कि बीजेपी की 60वीं बटालियन ने 24 मई सीमावर्ती क्षेत्रों में यह अभियान शुरू किया। इन घोषणाओं के माध्यम से सीमा के पास रहने वाले निवासियों को भारत से होने वाली अवैध घुसपैठ और अन्य अनाधिकृत सीमा पार करने की घटनाओं के बारे में चेतावनी दी जा रही है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि बीजेपी ने सीमा पर गश्त गतिविधियों को तेज कर दिया है। बीजेपी की 60वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल SM शरीफुल इस्लाम ने बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सीमा चौकियों के माध्यम से जन जागरूकता घोषणाएं की जा रही हैं। यानी कि दोस्तों बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल जो है वो बीजेपी भारत के खिलाफ सीमावर्ती लोगों को भड़का रही है। वो बाकायदा लाउड स्पीकर से ऐलान करवा करके लोगों को सतर्क करने, सीमा पर निगाह रखने और किसी भी घटना की जानकारी उन तक पहुंचाने को कह रही है कि अगर कोई भी हरकत आप सीमा पर बाढ़ के पास या फिर लाइन ऑफ बॉर्डर के पास देखो तो फिर तुरंत के तुरंत जानकारी हम तक पहुंचाओ ताकि हम एक्शन ले सके। इससे क्लियरली समझ में आ रहा है दोस्तों की जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब बांग्लादेश के फोर्सेस को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी बॉर्डर पर बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा सकता है, घुसपैठियों को वापस भेजा जा सकता है। और जब उनको बॉर्डर पार कराया जा रहा होगा और हमें पता चलेगा, उसके बाद हम कोई बड़ा एक्शन लेंगे। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए ही कोई ना कोई झड़प होने वाली है, जिसकी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है बांग्लादेश। अब देखने वाली बात यह होगी दोस्तों की भारत कैसे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस इनके देश भेजता है। वाकई में दोस्तों ये बहुत बड़ा संकट का कार्य रहने वाला है। देखते हैं क्या होता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में शुभेंदु सरकार। अब बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर, रखे गए 9 बांग्लादेशी। जी हाँ, दिल्ली में आम लोगों के हक पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने कब्जा जमा रखा है। वहीं पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, लेकिन बंगाल की नई सरकार ने घुसपैठियों की घर वापसी की अपनी मुहिम तेज कर दी है। आज बंगाल में डिटेंशन सेंटर का पहला चरण शुरू हुआ है। दोस्तों शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों के लिए जो होल्डिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला होल्डिंग सेंटर मालदा में बनाया गया है। मालदा के चंदन पार्क में स्थित एक इमारत को बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ फिलहाल 9 बांग्लादेशी घुसपैठियों को रखा गया है। भारत में घुसपैठियों की डिपोर्टेशन प्रक्रिया के संदर्भ में डिटेंशन सेंटर और होल्डिंग सेंटर दोनों का उपयोग होता है। डिटेंशन सेंटर से होल्डिंग सेंटर इस मायने में अलग है कि यहाँ कुछ समय के लिए ही घुसपैठियों को रखा जाता है। मालदा के इस सेंटर में बांग्लादेशियों को CCTV निगरानी में रखा
रखा जाएगा होल्डिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए। 12 पुलिस कर्मियों के अलावा होम गार्ड और सिविक वॉलंटियर को भी तैनात किया गया है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, ऐसी सबसे बड़ी चौंका देने वाली जानकारी सामने आ रही है वो ये कि आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं अमित शाह जी, क्या है उनका बॉर्डर मिशन जिसकी 4 राज्यों से होने वाली है शुरुआत। रात में बीकानेर तो सुबह पाकिस्तान बॉर्डर। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से देश में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि और घुसपैठ को पूरे तरह से रोकने के उद्देश्य से देश के लिए अगले कुछ दिन बेहद अहम होने जा रहे हैं। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और त्रिपुरा में पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा कर यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे, जिसमें स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश फ्रंट पर एक बेहद मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने की तरफ काम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का पहला ऐसा दौरा है जिसमें वो इतने बड़े स्तर पर एक साथ 4 राज्यों में पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की BOP यानी बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाने समेत सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की तरफ काम करेंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जी का यह दौरा आज यानी 26 मई से राजस्थान के साथ शुरू हो रहा है। इसके तहत वो आज की रात ही राजस्थान के बीकानेर पहुंच चुके हैं। यहाँ वो मंगलवार सुबह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम BSF की सीमा चौकी सांचू पहुंच रहे हैं, जहाँ वो BSF जवानों से रूबरू होकर बलों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को भी लॉन्च करेंगे। इसके पश्चात मंगलवार को ही दोपहर में यानी आज ही दोपहर में गृह मंत्री अमित शाह जी बॉर्डर और बॉर्डर इलाके की सुरक्षा की समीक्षा करेंगे, जिसमें गृह मंत्रालय के भी आला अधिकारी होने के साथ ही राजस्थान सरकार, BSF के टॉप अधिकारी और सीमा से सटे 5 जिलों के DM और SP भी इस सिक्योरिटी रिव्यू में शामिल होंगे। इसमें पाकिस्तान बॉर्डर से लगती तमाम सीमावर्ती इलाकों और वहां बाड़बंदी का भी रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद अमित शाह जी 29 मई को गुजरात के भुज पहुंचेंगे। वहां भी वो पहले BSF की BOP जाएंगे, साथ ही सीमा चौकी का दौरा करने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हरामी नाले का भी दौरा करेंगे। गुजरात के कच्छ रण में पड़ने वाले करीब 22 किलोमीटर लंबे इस दलदली समुद्री चैनल इलाके में BSF को निगरानी रखना बहुत ज्यादा चुनौती भरा कार्य होता है दोस्तों। पाकिस्तान इस इलाके से आतंकवादियों और तस्करों की घुसपैठ कराने की फिराक में हमेशा रहता है। फिर इसके बाद 5 जून को गृह मंत्री त्रिपुरा और 15 जून को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे, जहां वो बांग्लादेश से लगते बॉर्डर का सिक्योरिटी रिव्यू करने के साथ ही इसे और मजबूत बनाने की दिशा में बैठ के करेंगे। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री के इन 4 राज्यों में बॉर्डर इलाकों में जाकर वहां सिक्योरिटी रिव्यू करना आने वाले दिनों में देश के बॉर्डर को और अधिक मजबूत करने की दिशा में उठाया जा रहा कदम है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा उठाए जा रहे इस कदम का क्या आप सराहना करेंगे? क्या ये बिल्कुल सही कदम है? क्या है इस पर आपकी राय? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, सामने लाइक का बटन अभी तक इस लाइक के बटन को नहीं प्रेस किया है तो इस बटन को जरूर दबा दीजिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगना, दबाना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों, चौंकाने वाली जानकारी आपको बताते हैं, जहां एक तरफ चीन में मौजूद है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, तो वहीं पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया चाइनीज शख्स को लूट लिए लाखों रुपए। जी हां दोस्तों, इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस पर चीनी यात्रियों से 7 लाख की लूट की गई है। लुटेरों ने उनको बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई। पीड़ितों ने संपत्ति के मालिक पर इस डकैती की साजिश रचने का आरोप लगाया है। घटना इस्लामाबाद के सेक्टर F7/4 की बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि लूटी गई नकदी और संपत्ति का कुल मूल्य 7 लाख पाकिस्तानी रुपए से अधिक होने का अनुमान है। कथित तौर पर हमलावर एक काली गेटवे कार में फरार हो गए। घटना के बाद घायल चीनी नागरिकों को मेडिकल जांच और इलाज के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल लेकर जाया गया। वहीं चीनी दूतावास ने इस पर रोष जताया है दोस्तों और शहबाज मुनीर को घेरने का प्रयास किया है। अचंभे की बात यह है कि यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब खुद शहबाज शरीफ चीन में मौजूद हैं। इससे बड़ी बात क्या ही होगी दोस्तों, जहां जिनपिंग लगातार पिछले 3 से 4 सालों से कहता आ रहा है कि हमारे नागरिकों को पाकिस्तान में सुरक्षा मिलनी चाहिए। लगातार चाइनीजों की मौत हो रही है, पाकिस्तान में उनको मार दिया जा रहा है और इन क्राइम्स को रोकने के लिए जिनपिंग लगातार शहबाज और मुनीर से भारी आवाज में सुनाते नजर आ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मानता नहीं दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। अब देखना ये होगा क्या इस मुद्दे पर भी शहबाज और मुनीर को सुनाया जाता है चीन के द्वारा। वहीं जानकारी ये भी सामने है कि जिनपिंग के गुस्से की डर की वजह से बीजिंग जाने से पहले ही शहबाज ने नई फोर्स बनाई थी जिनमें चीनी नागरिकों को पहरा देने की बात कही गई थी। उसके बावजूद भी यह हादसा हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की चीन यात्रा से पहले दोस्तों इन्होंने ये बड़ा मुद्दा उठाया था। फैसला लिया था कि पाकिस्तान में चीनी कर्मचारियों पर हमले का मुद्दा लगातार गर्म रहता है। जिनपिंग लगातार हिसाब मांगता है। ऐसे में शी जिनपिंग के गुस्से से बचने के लिए शहबाज ने चीन जाने से पहले ही कदम उठा लिया था। पाकिस्तान ने वापडा सिक्योरिटी फोर्स बनाने का फैसला किया जो चीनी कर्मियों और चीन के प्रोजेक्ट की सुरक्षा
करेगी पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी CPEC परियोजना। वो उड़ान नहीं भर पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। BRI एक मल्टी बिलियन डॉलर परियोजना चीनी शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित ग्वादर बंदरगाह से जोड़ दिया। इसे लेकर पाकिस्तान ने बड़े दावे किए थे। बलूचों ने इसका भारी विरोध किया। नतीजतन इस इलाके में चीनी पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कर्मचारी हमेशा निशाने पर रहे हैं। 2021 और 2024 में 2 बड़े हमले हुए जिसमें कई अफसर और कर्मचारी मारे गए। इसके बाद कई निवेशकों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ था। इससे साफ पता चलता है कि हालत तो शहबाज और मुनीर की खराब ही रहती है जिनपिंग के सामने आने से पहले चीनी नागरिकों को लेकर। लेकिन क्या करे, पाकिस्तान नहीं रह गया, वो आतंकिस्तान है। हुक्मरानों को भी नहीं पता होता कि कब कौन सा आतंकवादी किसको मार देगा। बस यही स्थिति है पाकिस्तान की, जिसके बाद जिनपिंग के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। वहीं दोस्तों ऐसे समय में जब शहबाज मौजूद है चाइना के अंदर, वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को ट्रंप ने फंसा दिया। दोस्तों अब कैसे फलस्तीन का हक अदा करेगा पाकिस्तान? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अरब के मुस्लिम देशों से एक नई मांग कर डाली है। ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, UAE, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड्स में जरूरी रूप से शामिल होना चाहिए। ट्रुथ सोशल पर एक लंबी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन और अन्य देशों से ईरान के साथ एक बड़े समझौते के हिस्से के तौर पर अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कहा कि वो सभी देशों से अनिवार्य रूप से अनुरोध कर रहे हैं कि वे तुरंत अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। ट्रंप ने अपने पोस्ट में सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन का जिक्र किया है। ट्रंप ने UAE और बहरीन का भी जिक्र किया। ये दोनों देश उन देशों में शामिल है जिन्होंने इजराइल के साथ समझौते सामान्य करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब जैसा कि शहबाज और मुनीर चीन में मौजूद है, वहां पर जिनपिंग के मुंह से तारीफों के जो कसीदे कढ़े गए हैं दोस्तों, उनको सुनकर यकीनन शहबाज शरीफ फूले नहीं समा रहे होंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ये बात अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर कहा कि अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना होगा और उस पर साइन करना होगा, अब पाकिस्तान के लिए ये काटो तो खून नहीं वाली स्थिति है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है इजराइल को मान्यता देना, जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। साफ है इससे कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को ऐसी दलदल में डाल दिया है जहां से निकलना नामुमकिन है। दोस्तों शहबाज शरीफ जब बीजिंग की चौखट पर पहुंचे तो जिनपिंग ने उन्हें निराश नहीं किया। जिनपिंग ने साफ साफ कह दिया कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मौसम कितना भी बदले, चीन अपनी पड़ोस वाली कूटनीति में पाकिस्तान को हमेशा नंबर 1 पर रखेगा। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को ये लॉलीपॉप भी थमा दिया कि वो उसकी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा सीना तान कर खड़ा रहेगा। अब इस बात पर पाकिस्तान में तालियां तो बज ही रही होंगी, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन बिना फायदा के किसी को पानी भी नहीं पिलाता, मदद तो दूर की बात। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप ने अपने नमक का हिसाब मांग लिया जो कि पाकिस्तान को देना पड़ेगा। आप यूं समझ लीजिए कि ट्रंप से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को दलदल में धकेल दिया है जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों इस पर क्या है आपकी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं जहां लाहौर की सड़कों के हिंदू नाम वापस लाने के पीछे जनरल आसिम मुनीर का बड़ा खेल। नजम सेठी ने खोल दी उनकी पोल। जी हां, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने लाहौर और आसपास के इलाकों में विभाजन से पहले के कई ऐतिहासिक नामों को बहाल करने की एक योजना को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पोल खोल दी है। नजम सेठी ने कहा है कि ऐसा पश्चिमी देशों की नजर में आसिम मुनीर ने अपना चेहरा चमकाने के लिए किया है। दरअसल लाहौर के कुछ सबसे पुराने नाम जो 1947 के बाद मिटा दिए गए थे, एक बार फिर से नामकरण करने की योजना है। इस फैसले में उन हिंदू, सिख और जैन समुदायों से जुड़े नामों को फिर से जीवित करना शामिल है जो विभाजन से पहले लाहौर की सांस्कृतिक पहचान का एक बड़ा हिस्सा था। विभाजन ने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया था। प्रस्तावित सबसे बड़े बदलावों में से एक कृष्णा नगर की संभावित वापसी है, जिसका नाम विभाजन के बाद बदलकर इस्लामपुरा कर दिया गया था। विरासत बहाली परियोजना के तहत नाम बदली गई कई अन्य सड़कों और इलाकों की भी समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। नजम सेठी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले चेहरों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ये बहुत सफाई से झूठ बोलते हैं और आवश्यकता के मुताबिक नैरेटिव सेट करने में माहिर है। वो खुद पाकिस्तानी सेना के पिट्ठू हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि लाहौर शहर में कई जगहों के नाम बदलने के पीछे आसिम मुनीर की चाल है। वो अपने आप को पश्चिमी देशों के नजर में उदार चेहरा दिखाना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर फील्ड मार्शल की इजाजत नहीं मिली होती तो क्या शहबाज शरीफ ऐसा कर पाते? हमने तो पाकिस्तान में लगातार इस्लामीकरण ही देखा है। हिंदू नाम और क्रिश्चियन नामों को हटाया गया। आसिम मुनीर अपने
अपने आप को उदारवादी दिखाना चाहता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि बताया जा रहा है कि इस कदम को मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक के दौरान मंजूरी दी गई थी और इसे नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन नाम मुनीर का ले रहा है दोस्तों। नजम सेठी, आपकी इस पर क्या राय है, इस नए प्रोपेगेंडा पर? वहीं आपको बता दें भारत, यूएई और इजराइल की दोस्ती से टेंशन में सऊदी अरब और ईरान, साथ में पाकिस्तान भी परेशान। क्या कारण है बता दें। मध्यपुर में आजकल उथल पुथल का दौर चल रहा है और ईरान के साथ युद्ध के बाद नए हित उभर रहे हैं जो क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य को नया रूप दे सकते हैं। भूगोल के लिहाज से अलग लेकिन खतरों की पहचान और हितों के मामले में एक साथ आने वाले तीन देश भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात हैं। इन तीनों देशों ने हाल के महीनों में अपने द्विपक्षीय रक्षा और तकनीकी समझौतों को आगे बढ़ाया है। इन तीनों देशों ने द्विपक्षीय आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, साइबर सुरक्षा, मिसाइल उत्पादन और समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई समझौते किए हैं। हालांकि इन तीनों देशों के बीच कोई औपचारिक त्रिपक्षीय समझौता मौजूद नहीं है। इसके बावजूद गठबंधनों के जरिए ये देश सुरक्षा और व्यापार में इजाफा करना चाहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी भारत, इजराइल और यूएई के बीच मजबूत होते संबंधों से टेंशन बढ़ सकती है। इनमें सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात बड़े पैमाने पर खतरे का सामना कर रहे हैं। भारत की पाकिस्तान के साथ पुरानी दुश्मनी है। दोनों देश कई बार युद्ध लड़ चुके हैं। अभी पिछले साल ही भारत पाकिस्तान में सशस्त्र संघर्ष हुआ था। इजराइल की सेना के साथ दुश्मनी जग जाहिर है। दोनों देश अभी भी युद्ध में उलझे हुए हैं। इजराइल लंबे समय से ईरान को अपनी अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। वहीं यूएई का सऊदी अरब के साथ कई मोर्चों पर विवाद है। दोनों देश यमन और सूडान में भी आमने सामने हैं। यही वजह है कि भारत, यूएई और इजराइल की दोस्ती से टेंशन में सऊदी अरब और ईरान और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, वहीं कालीबाफ और अराकची अचानक कब पहुंचे कतर। क्या अमीर के साथ होगी ईरान यूएस डील? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ईरान में डील से पहले ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी के साथ बातचीत के लिए दोहा पहुंचे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को खत्म करने के लिए यह बातचीत हो रही है। इस पर पाकिस्तान इस डील में पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। रॉयटर्स ने आधिकारिक का हवाला देते हुए बताया है कि इस मीटिंग का मुख्य केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना और ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्द अल नासिर हेमती भी इस डेलीगेशन में शामिल है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि इस डील में ईरान के फ्रीज फंड को मुक्त पर चर्चा होगी। इस डील में अब कतर की एक्टिविटी काफी बढ़ती नजर आ रही है। ईरान इंटरनेशनल ने रविवार रात को एक जानकार सोर्स के हवाले से फ्रीज एसेट्स को रिलीज करने की बात कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अमेरिका और ईरान दोनों अपनी शर्तों पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की नई वार्निंग ने वाकई में हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को फिर एक बार नई वार्निंग दे दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका की शर्तों के आगे झुकना ही होगा। अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप की वार्निंग के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरान से वार्ता के लिए तैयार हो रहे ड्राफ्ट में अमेरिका ने यूरेनियम पर बड़ी शर्त रख दी है। CNN की रिपोर्ट है कि अमेरिका डील के ड्राफ्ट में 60 दिन की डेडलाइन चाहता है और इसी बीच ईरान को संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना होगा। अमेरिका का कहना है कि इसके बाद ही ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं होगा। ईरान को परमाणु बम बनाने के बारे में सोचना भी छोड़ देना चाहिए। वहीं दोस्तों, ईरान ने भी क्लियरली कहा है कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो वो जंग के लिए तैयार है और उसकी सेना हाई अलर्ट मोड में मौजूद है। वहीं दोस्तों, साथ ही साथ जानकारी ये भी आ रही है ईरान के अंदर से कि ईरान में 85 दिनों बाद आखिरकार बहाल हुआ इंटरनेट। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दिया आदेश। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 85 दिनों तक चले इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद अब देश भर में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दे दिया है। इस फैसले के बाद ईरान के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि लंबे समय से वो दुनिया के बाकी हिस्सों से लगभग कट चुके थे। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इंटरनेट बहाली के लिए ऑफिशियली मंजूरी दे दी है और ये फैसला साइबर स्पेस से जुड़े उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक के बाद लिया गया। वहीं नेक्स्ट खबर आपको बता दें, कीव पर सुनियोजित हमले शुरू कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। शहर तुरंत छोड़े विदेशी नागरिक। रूस की बहुत बड़ी चेतावनी। जहां रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव में रहने वाले विदेशी नागरिकों को शहर तुरंत छोड़ देने की चेतावनी दी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो यूक्रेन पर सुनियोजित हमले शुरू कर रहा है। मंत्रालय ने आगे कहा कि वो कीव में रहने वाले राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों समेत सभी विदेशी नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ने के लिए चेतावनी देता है। ये घोषणा 22 मई की रात को हुए स्टारोबेल्स्क यानी LPR में लुगांस स्टेट पेडागोजिकल यूनिवर्सिटी पर हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद की गई है। इन हमलों में दर्जनों छात्रों की मौत हुई थी।
वहीं आपको बता दें, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत मिली है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए इस दंपति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जस्टिस महेश शर्मा पौडेल और नित्यानंद पांडे की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए काठमांडू जिला अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर सवाल उठा दिया। अदालत ने कहा है कि देउबा दंपति के खिलाफ वारंट जारी करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फंसे सभी 300 टूरिस्ट सुरक्षित निकाल लिए गए, पूरा हुआ सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जाने माने टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में सोमवार को मशहूर गोंडोला केबल कार सेवा अचानक तकनीकी खराबी के कारण रुक गई, जिससे करीब 300 पर्यटक बीच हवा में ही फंस गए। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और सभी 300 टूरिस्ट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं अब डोमेस्टिक खबरों की बात कर लेते हैं, जहां बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का पतन हुआ शुरू। 91 पार्षदों ने एक साथ दे दिया इस्तीफा। बीजेपी का सबसे बड़ा दावा दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के लिए बड़ा सियासी संकट गहरा गया है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के महज कुछ दिनों बाद पार्टी के 91 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस घटना से राज्य के विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं में हलचल मच गई है। पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों में वित्तीय ऑडिट और भ्रष्टाचार की सख्त जांच शुरू किए जाने के डर से टीएमसी के स्थानीय पार्षद और अध्यक्ष दल बदलने की राह पर चल पड़े हैं। कई पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि वे अब टीएमसी के साथ नहीं रहना चाहते। लक्ष्मी सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 91 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। लक्ष्मी सिंह का आप ये ट्वीट देख पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी गंभीर राजनीतिक संकट से जूझ रही है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा लेखा परीक्षा यानी ऑडिट और भ्रष्टाचार की सख्त जांच शुरू होने के डर से पहले ही कई पार्षद और अध्यक्ष अब दल बदलने लगे हैं। इससे राज्य के विभिन्न नगर निकायों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। टीएमसी का नगर पालिका तंत्र तेजी से ढहता जा रहा है और पार्टी का स्थानीय स्तर पर वर्चस्व लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो यह है जानकारी दोस्तों, जहां लगातार बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से जुड़े रहे पार्षद अब इस्तीफा दे रहे, वो भी सामूहिक तरीके से। अभी देखिए दोस्तों, अभी तो सिर्फ ये खेल शुरू ही हुआ है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बंगाल में 15 सालों से जो गलत काम हुए हैं दोस्तों, उन सब का अब काला चिट्ठा खुलने वाला है। देखते हैं क्या क्या होता है। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दे, पीएनजी इस्तेमाल करने वाले हो जाएं सावधान। सरकार के इस आदेश के बाद अब आप नहीं खरीद पाएंगे गैस सिलेंडर। दोस्तों, ईरान और यूएस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से तेल और गैस के संकट से भारत पिछले काफी समय से जूझ रहा है, जिसके चलते गैस सिलेंडर की किल्लत लोगों को झेलना पड़ा। वहीं अब हाल ही में सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग अपने घर पर पाइपलाइन से नेचुरल गैस एलपीजी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को अब एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। जी हाँ, दरअसल सोमवार को ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें तात्काल प्रभाव से पीएनजी कनेक्शन वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर चल रहे युद्ध के कारण हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने से एलपीजी की कमी हो गई है, जिसके चलते भारत ने कुछ उद्योगों को एलपीजी की आपूर्ति में कटौती की है। वहीं देश में सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल के दाम में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये पिछले 2 सप्ताह से भी कम समय में चौथी वृद्धि है। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ उसके खुदरा दाम बढ़ा रही है। इस ताजा बढ़ोतरी के साथ 15 मई से लेकर पेट्रोल और डीजल के दाम में कुल मिलाकर करीब ₹7.5 प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। इससे अर्थव्यवस्था में महंगाई और परिवहन लागत बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। दोस्तों, ऐसे में मेन चीज क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ना, तो सामान के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से ही सारे सामान देश में पहुंचाए जाते हैं, राज्यों में पहुंचाए जाते हैं। अगर तेल महंगा होगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी, लेकिन पिक्चर असली तब सामने आता है जब आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि आने वाले समय में दाम कम होंगे तो पेट्रोल और डीजल के तो दाम कम हो जाएंगे, लेकिन जो वेंडर्स 200 सामान के दाम बढ़ा देते हैं तेल के दाम बढ़ने के बाद, वो जल्दी से दाम भी कम नहीं करते। ऐसे में महंगाई का एक लेवल सेट हो जाता है, जिस पर सरकार को वाकई में ध्यान देना चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय, जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा देखने को मिला जैसे सिलेंडर के दाम बढ़े थे या उसकी किल्लत हो रही थी, तो खाने पीने के दाम बढ़ा दिए
लिए गए थे मार्केट में, लेकिन उनके दाम अब तक कम नहीं हुए हैं। दोस्तों आप लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ के बाजारों में क्या स्थिति है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका सरकार से क्या निवेदन है वो भी कमेंट में कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ जहाँ पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।